देखिए, एक नया वर्ड है डिफ्रैक्शन। इसको हिंदी में विवर्तन कहते हैं। ठीक है, क्या है लफड़ा? देखिए, हमने इंटरफेरेंस पढ़ा। पहले तो हमने लाइट का नेचर पढ़ा कि वह लाइट रे के फॉर्म में चलती है, पार्टिकल के फॉर्म में चलती है, अलग अलग नियम बताए। बाद में हमने वेव के फॉर्म में पढ़ा उसको, और वेव के फॉर्म में पढ़ने पर हमसे कहा गया लाइट वेव के फॉर्म में चलती है। किसने बताया? हाइगन साहब ने। तो वेव बिल्कुल वैसी चलती है जैसे पानी की तरंगें चलती हैं, पानी की वेव चलती है। ठीक है, तो पानी की वेव में क्या होता है कि अगर आप मान लीजिए कहीं पर पानी की वेव जा रही हो और इस प्रकार से इसको रास्ते में रोक दीजिए आप। ठीक है, मतलब ऐसे ऐसे वेव चल रही पानी की आगे, इसको रोक दीजिए तो आप देखेंगे कि वेव इस प्रकार से ऐसे फैलती हुई आगे बढ़ जाती है। ठीक है, अगर यहाँ कहीं इसको रोक दीजिए और यहाँ होल्ड कर दीजिए तो यहाँ पहुँच करके वेव इधर आगे बढ़ जाएगी, ऐसे ऐसे पहुँचती है ना। तो ऐसे वेव के फॉर्म में लाइट भी चलती है। अब लाइट वेव के फॉर्म में चलती है, हमने इसका एक एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। ज़रा समझिएगा, हमने क्या किया, एक स्क्रीन लगाई, ये हमने एक्सपेरिमेंट किया, और हमने यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल लगा दिया। या ऐसे ना लगाइए, अभी इसके बारे में बाद में बात करेंगे। हमने यहाँ पर एक ऑब्स्टिकल लगा दिया, एक रोक लगा दी, और यहाँ से लाइट डालना शुरू की। अभी तक हमारे दिमाग में था कि लाइट सीधे चलती है, स्ट्रेट लाइन में चलती है। ठीक है, तो लाइट यहाँ तो पड़ेगी नहीं, यहाँ पड़ेगी तो इधर जाएगी नहीं। लाइट जब यहाँ पड़ी तो हम ये समझ रहे थे कि लाइट सीधे जा कर के यहाँ गिरेगी, और इधर तो लाइट जा ही रही है सब पूरी। ठीक है, तो यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको ब्राइटनेस दिखाई पड़ेगी, और यहाँ से यहाँ तक क्या दिखाई पड़ेगी? शैडो दिखाई पड़ेगी इसकी। यही तो होगा, ऐसा हमने सोचा। लेकिन हमने ये देखा कि यहाँ तक ब्राइटनेस होनी चाहिए थे ना, लेकिन हमने देखा ब्राइटनेस यहाँ तक हो गई। कैसे हो गई भाई? इसका मतलब लाइट यहाँ पर ऐसे मुड़ गई होगी। इसी को हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। कॉर्नर पे लाइट शैडो एरिया में मुड़ जाती है, मुड़ जाती है, नेचर है उसका। क्यों मुड़ती है हम नहीं कहेंगे, वो मुड़ जाती है, इसको हमने कहा डिफ्रैक्शन। ठीक है, हमने कहा ठीक है, एक और एक्सपेरिमेंट कर लेते हैं। हमने इसको दूसरा एक्सपेरिमेंट किया। कैसे किया? देखो ध्यान से। हमने कहा ऐसा करते हैं कि एक पर्दा लगा लेते हैं और एक ऑब्स्टिकल लगा के एक छोटा सा होल कर, अब करना तो पिन होल है, अब पिन होल करेंगे दिखेगा ही नहीं, तो हम इस प्रकार से एक होल कर लेते हैं, इसमें पिन होल कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ से थोड़ी और छोटा होल कर दो, यहाँ से लाइट डाली, तो नियम यह है कि यहाँ से लाइट यहाँ जाए, यहाँ से लाइट यहाँ जाए, इतने पोर्शन में ब्राइटनेस हो, और इतने पोर्शन में क्या हो? शैडो हो या डार्कनेस हो। लेकिन हमने देखा ब्राइटनेस यहाँ नहीं थी, यहाँ तक थी। इसका मतलब लाइट यहाँ से इधर चली गई, लाइट यहाँ से इधर चली गई। ये वाला जो पिन होल का एरिया इधर क्या हो गया? बड़ा दिखने लगा। मतलब क्या रहा होगा? लाइट जब यहाँ आई होगी तो ऐसे मुड़ गई होगी, ऐसे। ठीक है, इसी को हमने क्या नाम दिया? डिफ्रैक्शन दिया। हमने कहा कुछ और देख लेते। तो हमने क्या किया, मतलब हमने कुछ नहीं किया भाई, साइंटिस्ट ने किया, वो तो हम मतलब मान रहे हम ही हैं वो पिछले जन्म में। हमने एक इस प्रकार से स्क्रीन लगाई और हमने एक ऑब्स्टिकल ऐसे लगाया और लाइट पूरे में डाली हमने। तो नियम यह है कि लाइट यहाँ गिरेगी और सीधे चली जानी चाहिए थी, और यहाँ जाती सीधे चली जाती, और इतने में क्या बनता आपका? शैडो। ये ऑब्स्टिकल है ना, तो शैडो बन जाएगी। लेकिन हमने देखा लाइट इधर मुड़ गई और लाइट इधर मुड़ गई, शैडो कैसी हो गई? छोटी हो गई। अगर हम पर्दे को और दूर कर देना तो शैडो हो सकता है जीरो भी हो जाए, ऐसे ऐसे जब लाइट जाके गिर जाए शैडो जीरो भी हो जाए। और पर्दे को दूर कर देना तो ये लाइट यहाँ पहुँचेगी, ये लाइट यहाँ पहुँचेगी, शैडो इतने में आ जाएगी। ठीक है, तो इसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। तो डिफ्रैक्शन समझ में आ गया क्या होता है? कोनों में शैडो एरिया में मुड़ जाना लाइट का, उसको हम डिफ्रैक्शन कहते हैं। लिखिए, द फिनोमिनन, इसका डेफिनेशन लिखिए। ये डायग्राम रफली बना है, बुक में देख लेना, समझाने के लिए हमने क्यों ये सब बनाया है। द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट, द फिनोमिनन ऑफ बेंडिंग ऑफ
द लाइट अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ ए स्मॉल ऑब्स्टिकल, ये बंद कर दिया दरवाजा, अराउंड द कॉर्नर्स ऑफ स्मॉल ऑब्स्टिकल्स और एपर्चर is called diffraction of light। यानी जब कोई लाइट किसी ऑब्स्टिकल से टकराती है तो उसके कॉर्नर पर शैडो एरिया में वो मुड़ जाती है, इसको हम कहते हैं डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, अब हमने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। डिफ्रैक्शन के लिए जरूरी क्या है? लाइट होनी चाहिए और लाइट के बाद एक स्क्रीन होनी चाहिए और बीच में ऑब्स्टिकल होना चाहिए। अब ऑब्स्टिकल का मतलब, अभी हमने एक छोटा सा एक पिन होल लिया था और पिन होल के इधर उधर क्या था? ऑब्स्टिकल था। ठीक है, पिन होल से लाइट गुजर रही थी। हमने एक रॉड ले लिया था, वो ऑब्स्टिकल था, ऊपर नीचे से लाइट जा रही थी। ठीक है, तो लाइट सोर्स आपका नज़दीक भी हो सकता है और लाइट सोर्स आपका दूर भी हो सकता है, दोनों में डिफ्रैक्शन बनता है। तो दो प्रकार के यहाँ पर डिफ्रैक्शन पैटर्न देखे गए। तो लिखिए टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन नंबर 1 है, अब लिखा तो स्पेलिंग के हिसाब से लोग फ्रेजनल पढ़ते हैं, कहीं कहीं के पर फ्रेनल लिखा हुआ है, हिंदी में शायद फ्रेनल लिखा हुआ है, FRESNEL। टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन की जब बात करेंगे, टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन में पहला है फ्रेनल, FRESNELS, फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन। अब आप कहेंगे लाइट का डिफ्रैक्शन पढ़ा था, फ्रेनल का डिफ्रैक्शन कहाँ से हो गया? मतलब फ्रेनल साइंटिस्ट ने उसको देखा होगा। तो फ्रेनल, और दूसरा है फ्रॉनहोफर, दूसरा है फ्रॉनहोफर, FRAUN, हॉफर, HOFFER, फ्रॉनहोफर्स डिफ्रैक्शन। अब देखिए, दोनों में बढ़िया सी बात बता दें आपको याद करने के लिए। स्पेलिंग किसकी छोटी है? तो फ्रेनल या फ्रेजनल जो भी आप कहें, उसमें सोर्स नज़दीक होगा और इसमें सोर्स इन्फिनिट भी होगा। बस याद हो गया। ठीक है, अब लिखिए नंबर 1 फ्रेनल में, इन फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन, फ्रेनल बोल इसलिए रहा हूँ कि हिंदी में इनका नाम फ्रेनल लिखा हुआ है बुक में। ठीक है भाई, हम लोग तो बुक से ही पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं कि अपने आप हम कोई एक्सपेरिमेंट थोड़ी करते हैं। बहुत ज़्यादा होता है तो जो इनका एक्सपेरिमेंट हम करके देख लेते हैं। इन फ्रेनल्स डिफ्रैक्शन द सोर्स एंड स्क्रीन आर प्लेस्ड, the source and screen are placed close to the aperture, close to the aperture। एपर्चर का मतलब वो जो आपने छेद किया था जिससे लाइट निकाली थी, वो एपर्चर हो गया। और अगर आप बीच में ऑब्स्टिकल लगा देंगे तो उसको ऑब्स्टिकल बोल देंगे। तो क्लोज टू द एपर्चर और द ऑब्स्टिकल। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि लाइट को अगर स्क्रीन पे पहुंचना है तो लाइट का सोर्स, भाई देखिए सिंपल सी बात है कि ये आपका एक एपर्चर है। ठीक है, ये पिन होल होता है, दिखाया पड़ा गया है, और ये स्क्रीन है और यहाँ कहीं सोर्स है। ठीक है, तो सोर्स से लाइट आप चाहो तो ऐसे गिरा दो, बाद में कैसे क्या होगा वो बात की बात हो, बाद में करेंगे। यहाँ पर लाइट थोड़ा ऐसे चली गई, यहाँ ऐसे चली गई। ठीक है, तो यहाँ पर लाइट को स्क्रीन पर डालने के लिए किसी भी लेंस की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप डाल दो अलग की बात है, लेकिन ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ती। तो लिखिए इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रैक्शन, in this type of diffraction pattern, no lens is required, no lens is required। अब सिंपल सी बात है कि अगर यहां से सोर्स नजदीक अगर है मान लिया, तो जो वेव फ्रंट गिरेगा वो कैसा होगा? अगर सोर्स नज़दीक रखा हुआ है इसके, आप यही कह रहे हो ना कि इस प्रकार के डिफ्रैक्शन में सोर्स नज़दीक होता है, तो अगर सोर्स नज़दीक रखा होता है तो वेव फ्रंट कैसा होगा?
कैन वेव फ्रंट टाइप का होगा, लाइक लुक्स लाइक वेव फ्रंट, कैसा होगा? अरे भैया दो तरीके का सोर्स हो सकता है, या तो पॉइंट सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल होगा, या आपका लीनियर सोर्स होगा तो वेव फ्रंट कैसा होता है? सिलेंड्रिकल होता है। तो सिंपल सी बात है, इसमें जो वेव फ्रंट होगा या तो स्फेरिकल होगा और या तो सिलेंड्रिकल होगा। तो लिखिएगा द इन दिस डिफ्रेक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट आर ईदर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। हम समझाने के लिए यहां पर हम स्ट्रेट गिराएंगे, मतलब प्लेन गिराएंगे वेव फ्रंट समझाने के लिए, ये तो बताया गया आपको। अब फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ डिफ्रेक्शन द इंसिडेंट वेव फ्रंट आर इधर स्फेरिकल और सिलेंड्रिकल। भाई प्रैक्टिकली समझिए ना कि भाई आप सोर्स कैसा रखोगे, या तो यहाँ बल्ब रखोगे या तो ट्यूबलाइट रखोगे, और क्या रखोगे? तो आपको पढ़ाया गया अगर प्लेन वेव फ्रंट है, ये सॉरी पॉइंट वेव सोर्स है तो वेव फ्रंट कैसा होता था? स्फेरिकल। और अगर एक लीनियर सोर्स है तो सिलेंड्रिकल। तो दो ही प्रकार के सोर्स होंगे ना। इन्फिनिटी से लाइट आ गई तब भी सोर्स कैसा होगा? दो ही तरीके का होगा। तो वहां भी वेव फ्रंट कैसा होगा? स्फेरिकल या सिलेंड्रिकल। लेकिन चूंकि स्फेरिकल वेव फ्रंट जब बहुत दूर से आ रहा होगा तो धीरे धीरे क्या होगा? उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बढ़ता जाएगा, तो उसका जो कर्व है वो कर्वेचर उसका कम होता जाएगा, उसका कर्वेचर क्या होगा? कम होता जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा? वो स्ट्रेट दिखाई पड़ेगा। अब चूंकि लाइट सोर्स अगर बहुत दूर हो जाएगा और आपको लाइट यहाँ पर डालनी है, इसकी कहाँ चली गई ओपनिंग? नहीं, बड़ा गंदा हो गया। अरे ठीक समझ गए, ये ओपनिंग है मान लिया, तो आपको लाइट यहाँ डालने के लिए उसको लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा ना। तो आपको रिक्वायरमेंट किस चीज़ की पड़ेगी? लेंस की जरूरत पड़ेगी। तो नेक्स्ट लिखिए फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन। फ्रॉनहोफर डिफ्रेक्शन, in Fraunhofer's diffraction, the source and screen are placed. The source and screen are placed at large distances. At large distances from the aperture or the obstacle. And here a converging lens is required. Here a converging lens is required. Converging lens is required to observe the diffraction pattern. Converging lens is required to observe the diffraction pattern. Diffraction pattern. अब मैं डायग्राम बना के समझा तो देता हूं, लेकिन प्रूफ करने के लिए इसके लिए हम उस डायग्राम का इस्तेमाल नहीं करेंगे। कुछ समझाने के लिए बता रहा हूं, डायग्राम गंदा हो सकता है। देखो ये एक ओपनिंग है, ये एक ओपनिंग है, जरा समझिएगा। इंटरफेरेंस में कितने स्लिट्स थे, कितने सोर्स थे? यहां पर कितनी ओपनिंग है? सोर्स कितने हैं? इनफाइनाइट। एक्चुअली में ये जो ओपनिंग है ना, इसके बीच बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जब लाइट किसी सोर्स से आएगी, इसमें गिरेगी, तो इसमें जितने भी पॉइंट्स होंगे सब ऑसिलेट करेंगे और उससे नई वेव्स निकलेंगी। तो डिफ्रैक्शन में लगता है एक ओपनिंग, लेकिन सोर्स कितने होते हैं? इनफाइनाइट। और इंटरफेरेंस में दो सोर्स होते हैं। ठीक है, तो अब लाइट को कैसे गिराएं हम? डायग्राम बढ़िया नहीं बन पाएगा। देखो पहली बात तो इसको हम डॉट बना नहीं रहे हैं, हमें एक चाहिए यहाँ पर लेंस, एक यहाँ पर हम पतला सा लेंस लगा देंगे। ये लेंस बनाने का केवल कारण क्या है कि लाइट कन्वर्ज करके हम यहाँ पर रख दें। ठीक है, और यहाँ पर सोर्स कहाँ है? बहुत दूर है, इनफाइनाइट पे है। ठीक है, तो इनफाइनाइट पे सोर्स है, यहाँ पर हम एक लेंस लगा दें। हम ऐसा कुछ करेंगे कि लाइट जो इस पर गिरे थोड़ा सा ये पैरेलल हो जाए ऐसे। अभी उसी हिसाब से बनाएंगे इसको, उसी हिसाब से डायग्राम सही करेंगे अपना। ठीक है, तो ये वेव फ्रंट ऐसे आया होगा ना, ऐसे 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 वेव आगे बढ़ी होगी, ये वेव फ्रंट है।
क्योंकि लाइट बहुत सोर्स यहाँ पर है, इन्फिनिटी पे है, बहुत दूर है, वहाँ से जब लाइट चलती है तो वहाँ पर वेव फ्रंट कैसा होता है, स्फेरिकल होता है या सिलेंड्रिकल होता है। लेकिन जब बहुत दूर जाएगी तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो प्लेन बन जाएगी। अब यहाँ पर लाइट गिरी तो यहाँ पर हम एक लेंस लगा देते हैं, ठीक है, एक लाइट 20 से भी दिखा दो। तो यहाँ पर जब लाइट गिरेगी तो एक सीधे चली जाएगी, ठीक है, यहाँ से जाने वाली लाइट इधर चली जाएगी, इधर भी जा सकती है, यहाँ पे गिरने वाली लाइट इधर भी जाएगी, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, सब लाइट जाके मिलेगी। इसमें कितने सोर्स हैं, इनफाइनाइट। वो तो हमने केवल 1 2 यहाँ दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जा करके जब मिलेंगी ना, अब बताइए एक लाइट ए से जाके यहाँ मिल रही है, एक लाइट बी से जाके यहाँ मिल रही है, दोनों के रास्ते एक ही हैं क्या, दोनों के पाथ में डिफरेंस है। और पाथ में डिफरेंस क्या डिसाइड करेगा कि वहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा है। तो डिफरेंस समझ में आ गया। डायग्राम किससे बनाओगे आप, बुक से बनाओगे, क्योंकि ये जो है मज़ेदार डायग्राम है नहीं, ऐसे कुछ बना होगा उसमें, एक आध लाइटें शायद हमने एक्स्ट्रा बना दी होंगी, ठीक है। अब हम बात करने जा रहे हैं कि पाथ डिफरेंस का कैलकुलेशन करने जा रहे हैं और मैक्सिमा और मिनिमा का जो है इंटेंसिटी का कंसेप्ट बताने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस। कैलकुलेशन ऑफ पाथ डिफरेंस, बहुत अंदर तक इसमें नहीं जाएंगे, समझा देंगे कैसे क्या होता है। इसमें एक बहुत सी अच्छी चीज़ आएगी, आप अगर पकड़ ले गए तो तुमको मैं बहुत शाबाश कहूँगा, और ना पकड़ पाए तब अपने आप को शाबाश कहूँगा। सुनिए ध्यान से, हमने कहा ये एक सोर्स है, क्या सोर्स नहीं है, क्या बोल रहा हूँ, ये एक स्क्रीन है और यहाँ पर एक ओपनिंग है जिसको क्या आप एपर्चर बोल रहे थे, यहाँ पर एक ओपनिंग है। इस ओपनिंग की कुछ चौड़ाई होगी, हमने उसको फिलहाल क्या मान लिया, ई मान लो, ए मान लो, जो भी मान लो, ठीक है। अभी यहाँ नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, भी डायग्राम दिखाना पड़ेगा। ये ओपनिंग है, हमको लेंस से मतलब नहीं है, लेंस तो हम यूज़ कर रहे हैं, हम जानते हैं। ये ए बी है, यहाँ से लाइट रे गिरी, लाइट के वेव फ्रंट आगे बढ़ रहे हैं, ऐसे लाइट आगे जा रही है, ठीक है। कितने सोर्सेज हैं यहाँ पर, हमने फिलहाल कितने दिखाए हैं, 2। यहाँ से एक लाइट गई होगी, यहाँ गिरी होगी, और यहाँ से भी गई होगी, यहाँ गिरी होगी। किस पॉइंट पे गिरी, और ये यहाँ पर सेंट्रल लाइट है, ठीक है, ये सेंट्रल पॉइंट है आपका सी, ठीक है, ये पी पॉइंट पे गिरी होगी। अब बताइए ये पी पॉइंट पे जब लाइट ए से गई और बी से गई तो दोनों का रास्ता जो है, मतलब पाथ सेम है कि अलग अलग है, अलग अलग है। तो हम फिलहाल डॉट बना दें। ये चौड़ाई कितनी आपने मानी है, इसको ई माना है, और यहाँ से भी हम इसको मिला दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार का प्रूफ कर चुके हैं आप, ठीक है। इसको हमने क्या माना, थीटा। डायग्राम बहुत छोटा बन रहा है, थीटा भी बाद में दिखाओ, डायग्राम चेंज नहीं करेंगे। अब यहाँ से हमने परपेंडिकुलर डाला, इसका नाम दे दिया हमने डी। तो यहाँ पर पाथ डिफरेंस क्या आएगा, डी आएगा, ये बी डी आएगा ना। ये एंगल आपने क्या माना, थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी आपका बाहर लिखे दे रहे हैं, थीटा होगा। तो अगर हम बी डी निकाल लें तो आपको मिल जाएगा पाथ डिफरेंस, ठीक है। आपको ट्रायंगल ए बी डी दिख रहा है, इन ट्रायंगल, डायग्राम समझ में आ रहा नहीं आ रहा है, ए बी डी। अब आप कहेंगे जैसा आपने इंटरफेरेंस पे किया था वो करिए आप, कोई ज़रूरत नहीं ना, हमको ई मालूम है ना, यहाँ पर, वहाँ पर ओपनिंग नहीं मालूम थी आपको। तो अगर यहाँ पर हम लगा दें, क्या लगा दें आप, साइन थीटा, ये 90 है ना, तो अगर यहाँ पर साइन थीटा लगा दें तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बी डी अपर हाइपोटेन्यूज ए बी, बी डी की वैल्यू क्या आएगी, ई साइन थीटा। यही तो पाथ डिफरेंस है। तो पाथ डिफरेंस क्या आ गया, ई साइन थीटा। थीटा बहुत स्मॉल होगा तो इसको हम केवल क्या लिखेंगे, ई थीटा। यहाँ तक पहुँचे फिर बात की जाए। समझ में बात आ रही नहीं आ रही, डायग्राम तो समझ में आ रहा है, इसमें दिख रहा है साफ साफ, दिख ही रहा होगा, ठीक है, दिख रहा। अब मैं इस डायग्राम को रब कर दूँ, डायग्राम का हम फिलहाल ख़त्म है ना। आप चाहो तो स्क्रीन के बीच की दूरी कैपिटल टी मान सकते हो, यहाँ ज़रूरत फिलहाल नहीं है,
ना तो इसकी ज़रूरत है हमको, ठीक है। अब हमको क्या करना है कि जो P पॉइंट है यहाँ पर इंटेंसिटी मैक्सिमा है या मिनिमा है, तो स्पेशल केस लेते हैं फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो केस वन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी जो पाथ डिफरेंस होगा वो होगा 2n+1 λ/2। ये पाथ डिफरेंस होता है 2n+1 λ/2, जहां m की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी, वेयर n इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, सॉरी 1, 2, 3 एंड सो ऑन, ठीक है। ये पार्ट डिफरेंस इसका होगा। आपके हिसाब से क्या वैल्यू है, ई साइन थीटा है ना, तो ई साइन थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। और फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, अच्छा इसमें अगर हम मान लें कि थीटा इज वेरी स्मॉल, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, क्योंकि हम कह रहे हैं जो होल आपने किया वो पिन होल है, तो एंगल बहुत बड़े थोड़े होंगे ना, एज थीटा इज वेरी स्मॉल, तो ये क्या हो जाएगा, ई थीटा इज इक्वल टू 2n+1 λ/2। तो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी यहाँ से, 2n+1 λ/2e। ये एक तरीके से एंगुलर पोजीशन ऑफ मैक्सिमम या इंटेंसिटी वाली फ्रिंज है। इट इज एंगुलर पोजीशन ऑफ द ब्राइट फ्रिंज। ये है आपकी एंगुलर पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंज। अच्छा केस 2 देखिए, केस 2 किसके लिए होगा, फॉर मिनिमम इंटेंसिटी, उसके लिए जो पाथ डिफरेंस होता है वो होता है m लैम्डा। ये पाथ डिफरेंस होता है इसके लिए, जहां m की वैल्यू जो है वो +-1 +-2 +-3, यहाँ भी प्लस माइनस होता है, सब है ना, सब में प्लस माइनस होता है। यानी कि आपके हिसाब से पार्ट डिफरेंस क्या है, ई साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, या ई थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा, थीटा इज इक्वल टू एम λ/e। ये एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज है, एंगुलर पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंज है। कुछ बात पकड़ में आ रही है यहाँ पर, हम जो कह रहे हैं बात आप पकड़ लेंगे तो आपको शाबाश कहेंगे। पकड़ में आई कुछ बात, यहाँ उल्टा हो रहा है, इंटरफेरेंस में जो पाथ डिफरेंस m लैम्डा ब्राइट के लिए होता था वो यहाँ डार्क के लिए हो रहा है, और ये उल्टा हो रहा है। क्यों हो रहा है, ऐसा आपकी बुक में कहीं भी लिखा नहीं है, ठीक है। तो 90% के केस में क्या होता है कि हम लोग जो पढ़ाते हैं तो हम कह देते हैं चूंकि आप पकड़ पाते नहीं। अच्छा होता क्या कि इंटरफेरेंस के जस्ट बाद डिफ्रेक्शन है, तो 70% लड़का जो बढ़िया वाला होता है पकड़ लेता है कि बाप सब कल तो आप ये पढ़ा रहे थे, ठीक है। इसलिए टीचर क्या करेगा, पहले इंटरफेरेंस पढ़ाएगा, फिर डिफ्रेक्शन छोड़ देगा, फिर पोलराइजेशन पढ़ाएगा, तब तक लड़का इंटरफेरेंस भूल जाएगा, फिर डिफ्रेक्शन पढ़ाएगा, अब पकड़ो बेटा तुमको इंटरफेरेंस तैयारी नहीं है। ऐसा उल्टा क्यों हो रहा, अभी हम बात उसके लिए बाद में बात करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अगर हम जरा डार्क फ्रिंज के बारे में बात कर रहे हैं, अगर मैं कहूं कि एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज निकालिए, एंगुलर पोजीशन ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, एंगुलर पोजीशन ऑफ, क्या स्पेलिंग लिख रहा हूं, POSITION ऑफ फर्स्ट डार्क फ्रिंज, तो m की वैल्यू क्या लिखनी पड़ेगी, +-1। m क्या लिखना पड़ेगा, +-1, तो यानी कि θ1 इज इक्वल टू क्या आएगा, +- λ/e।
अब ज़रा समझिएगा, आपकी स्क्रीन ये रखी थी ना, इस स्क्रीन को हम ऐसे बनाए दे रहे हैं। आपकी ये जो पर्दा रखा हुआ था ना, उसको हम ऐसे शो कर रहे हैं। सुनिए ध्यान से। और ये आपका सेंट्रल पॉइंट है ओ, ठीक। ये आपकी इंटेंसिटी एंड हाइट है। अब देखिए, पहली डार्क कहाँ बन रही है? यहाँ पर लैम्डा बाई ई, और यहाँ बन रही है माइनस लैम्डा बाई ई। इसके बीच में क्या बनेगी? ब्राइट बनेगी। तो ये ब्राइट फ्रिंज बनी, ये ब्राइट की हाइट है, इतनी इंटेंसिटी है, ठीक है। फॉर सेकेंड डार्क अगर हम बात करें, फॉर सेकेंड डार्क की बात करें, सेकेंड डार्क, तो एम की वैल्यू क्या लिखोगे आप? प्लस माइनस 2e, यानी कि थीटा 2 क्या आएगा? प्लस माइनस 2 लैम्डा पानी। तो सेकेंड डार्क यहां बनेगी, सेकेंड डार्क यहां बनेगी, इधर 2 लैम्डा पानी, यहां पर माइनस 2 लैम्डा पानी। इसके बीच में क्या बनेगा? लेकिन देखा यह गया कि उस ब्राइट की इंटेंसिटी क्या हो जाती है? थोड़ी सी कम हो जाती है, यानी ये कम हो जाती है, ठीक है। इसके बाद थोड़ा और कम हो जाती है, हाइट कम होती 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 धीरे धीरे ये खत्म हो जाती है। इंटरफेरेंस में क्या होता है? इंटरफेरेंस में ये सेम रहती है ना विड्थ, यहाँ पर जो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाती है। तरीका समझ में आया? नोट करिए इसको। अभी हम बता रहे हैं कि ये डार्क ब्राइट उल्टा क्यों हो रहा है, ठीक। नोट करिए, 1 से स्टार्ट होती है। अब अगर हम कहें कि भैया सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज की एंगुलर विड्थ कितनी है, तो ये लैम्डा पानी, ये लैम्डा पानी, यानी कि 2 लैम्डा पानी। तो अक्सर पूछा जाता है एंगुलर विड्थ ऑफ, एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, दैट इज 2 थीटा 2 लैम्डा पानी। 2 काट मत देना, तो वैल्यू इसकी 2 थीटा होती है, तो 2 लैम्डा पानी इसकी वैल्यू आएगी। ई और ए, कहीं पर ए लिखा होता है, कहीं पर ई लिखा होता है, हमने ई माना इसलिए यहां पर ई आ गया है, ठीक है। ये आपका प्रूफ हो गया। देखिए एक्चुअल में डायग्राम कैसे बनेगा, हमने तो स्क्रीन उल्टा कर दी थी ना। देखो ये आपकी ओपनिंग थी, ये ओपनिंग थी, ये स्क्रीन रखी थी, इसके बीच की दूरी कितनी आपने मानी? ई। ये दूरी कितनी मानी है आपने? ये आपने ई मानी है। यहाँ से लाइट यहाँ गई, यहाँ डार्क बनाया, यहाँ से लाइट यहाँ गई, यहाँ डार्क बनाया, इसके बीच में क्या बनाया? ब्राइट। तो अगर हम यहाँ पर 20 से ऐसे मिला दें, इसको ऐसे मिला दें ऐसे, ठीक है। इसका डायग्राम एक्चुअली में कैसे बना हुआ है, बढ़िया सा। तो इसमें से लाइट को ऐसे निकाला गया, यहाँ से लाइट को ऐसे ले गए, इसको समझाने के लिए ये लाइट को यहाँ से ले गए, ठीक है। तो ये आपकी जो है वो सेंट्रल डार्क फ्रिंज है। ये थीटा है और ये थीटा है, तो 2 थीटा हो गया। और थीटा की वैल्यू आपने क्या मानी है? लैम्डा पानी। तो 2 थीटा क्या हो गया है? 2 लैम्डा पानी। इसके बीच की दूरी है कैपिटल डी। नोट करिए, इस डायग्राम को बना लीजिए अपनी रफली, अपनी जानकारी के लिए। देखो लाइट तो हर जगह से चलेगी जाकर के ना, मिडिल पॉइंट से दिखाया गया है केवल इसको। तो ये इसकी एंगुलर विड्थ है ना। कभी कभी सेंट्रल ब्राइट, ये सेंट्रल ब्राइट है, सेंट्रल ब्राइट ये ऐसे बनाई गई है। ये इधर देखिए, ये आपको ऐसे मिल रही है, ऐसे ब्राइट, ठीक है। फिर इसमें ऐसे कम हो जाएगी, फिर ऐसे कम होती जाएगी, ऐसे ऐसे बनती चली जाएगी, ठीक है। कभी कभी इसकी आपको लीनियर विड्थ पूछ लेते हैं, लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट। तो कैसे निकाला जाएगा समझिएगा। लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। देखो हमने इसकी विड्थ को मान लिया बीटा नॉट, मान लेते हैं, कुछ भी मान लो, आपकी मर्जी, जो भी मानना हो मान लो, ठीक है। ये टोटल एंगल कितना है? 2 थीटा। ये दूरी कितनी है? डी। इसको आप एंगल इज इक्वल टू आर्क पान रेडियस से निकाल दीजिए, ठीक है। आपको याद होगा 11th क्लास में, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन 11th क्लास। वंस अपॉन ए टाइम इसलिए कहते हैं, कल की बात तो
याद नहीं तो वंस अपॉन ए टाइम कहना पड़ता है। वहां पर एक पैरेलैक्स मेथड हुआ करता था, याद है? हैं? नहीं याद है? जब बहुत दूर के ऑब्जेक्ट को हमको देखना होता था, उसकी दूरी निकालनी होती थी, तो क्या तरीका हम करते थे? नहीं याद है? क्या तरीका उसका था? सुनिए ध्यान से। हम क्या करते थे, ये हमारा है सन, ठीक है? हम क्या करते थे, यहां पर हम बैठते थे, हमको सन की दूरी नहीं मालूम, या दूरी मालूम, डायमीटर नहीं मालूम, ठीक है? तो हम क्या करते थे, सन के इस वाले पार्ट को देखते थे, पहले इस वाला किनारा, फिर सन के इस वाले पार्ट को देखते थे, इसके बीच के एंगल को हम निकाल लेते थे। कैसे निकालते थे? हैं? नहीं, ये एंगल कैसे निकालते थे? आपने एक इंस्ट्रूमेंट का नाम सुना होगा, सेक्सटेंट। नहीं सुना? यहां के लोगों को बहुत हंसी आती है इन वर्ड को लेकर के, ठीक है? ये एपरेटस होता कैसे हम बता देते हैं। आपने प्रोटेक्टर देखा होगा, सॉरी कंपास, कंपास, हाँ कंपास, कंपास देखा होगा ना? जरा सावधान। कंपास में एक तरफ स्केल लगती है, अच्छा स्केल कहाँ लगती है? अरे वो क्या लगती है? पेंसिल। स्केल नहीं लगा सकते हो? हम लगा सकते हैं स्केल। हम क्या करेंगे, स्केल लेंगे और पतली पतली उसको छील लेंगे, और बन जाएगी वो पतली, तो उसको, अच्छा एक तरफ क्या लगती है? पेंसिल लगती है। अब सुनो ध्यान, बस सावधान सुनिए। आप कंपास में दोनों तरफ स्केल, स्केल कहाँ लगा रहा हूँ, पेंसिल लगाने वाला लगा दीजिए, लगा दिया। कंपास ऐसा लीजिए जिसमें दोनों तरफ आप पेंसिल लगा सकते हो, ठीक है? अब क्या करो, दोनों तरफ पेंसिल लगा दिया आपने, उस पेंसिल लेकर लगा दो कैमरा, लगा दिया। सेक्सटेंट काम कैसे करता है, देखिए इसमें कैमरा ये लगा, ये कैमरा लगा हुआ है। हमने क्या किया, ये हमारे सामने सन है, हमने क्या किया, इस कैमरे को ऐसे सीध में किया, सन के एक कॉर्नर पे कर दिया, यानी किनारा दिख जाएगा ना हमको। और बाद में हमने क्या किया, ये वाला पार्ट ऐसे चौड़ा किया और ये वाला दूसरी तरफ कर दिया हमने। मालूम हो गया आपको, इसकी आर्क मालूम हो गया ना भाई? आपने कैमरे को एक तरफ ऐसे फिक्स किया एक किनारे पे, और एक ऐसे फिक्स किया दूसरे किनारे पे, बीच का एंगल मालूम हो गया ना, यानी ये थीटा निकाल लिया हमने। और हमको अगर दूरी उसकी मालूम है, तो ये डायमीटर डी है, और ये दूरी मान लिया एक्स है, तो एंगल इज इक्वल टू आर्क पर रेडियस से इसको निकालते हैं। वही कॉन्सेप्ट लगभग यहाँ पर लगाया जा रहा है। क्यों एक्यूरेट नहीं निकलेगा एंगल? मतलब पूरे कैमरे से आप उसको एंगल को बिल्कुल एग्जैक्ट मेजर कर सकते हैं? कैसे नहीं मेजर कर सकते हैं आप सन के एक किनारे को दूसरे किनारे पे ऐसे करोगे, बीच का एंगल नहीं मालूम कितने एंगल से घुमा है। अब देखो ध्यान से, तो टू थी एंगल इज इक्वल टू क्या होगा, आर्क हो गया आपका बीटा नॉट, और रेडियस क्या हो गया, कैपिटल डी। तो बीटा नॉट की वैल्यू क्या हो गई, कैपिटल डी इंटू टू थीटा, और टू थीटा की वैल्यू टू लैम्डा पानी, तो आपका डी इंटू टू लैम्डा पानी, ये आपका एंगुलर सॉरी लीनियर विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट होती है। ये फॉर्मूला थोड़ा सा कभी कभी पूछ लेते हैं तो निकालने में दिक्कत होती है, तो नोट करिए इसको। अब यहीं पर आपको हम बता देते हैं कि ये मैक्सिमा मिनिमा का लफड़ा क्या है। सावधान देखो ध्यान से, हमने मिनिमा में क्या बताया है कि अगर वेवलेंथ सॉरी पाथ डिफरेंस कितना हो, लैम्डा, पाथ डिफरेंस लैम्डा हो तो क्या होगा, मिनिमा होगा। इधर देखो ध्यान से, ये स्क्रीन है, बहुत ध्यान से समझिएगा, ये स्क्रीन है, लाइट कितने सोर्सेज पे गिर रही है, लाइट जब गिर रही है उस पर स्लिट पर, तो कितने सोर्सेज हैं उसमें, इन्फिनिटी। अब देखो, अगर मैं मान लूं कि ए और बी के बीच में, अगर मैं मान लेता हूं कि करीब 12 सोर्स हैं, कितने हैं, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 10 मान लो, आपकी मर्जी। ये आपका स्लिट थी ना इतनी, कितने सोर्स आपने माने, 12। यहां से लाइट गिरी यहां, और यहां से लाइट गिरी यहां, बस सावधान देख लीजिएगा, अब मानने कुछ भी आप मान लीजिए। आप क्या कह रहे हो, यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, मिनिमा, यही कह रहे हो ना, और पाथ डिफरेंस कितना आपने लिया है, लैम्डा। तो यानी कि ये चीज आपने क्या ली है, लैम्डा ली है ना। 1 और 12 के बीच का पाथ डिफरेंस कितना है, बीच में 2 3 4 5 6, बीच में एक सोर्स 6 नंबर होगा। अगर हम 6 को मिला दें
यहाँ से लाइट जाएगी, तो 1 और 6 के बीच कितना डिफरेंस होगा, λ/2। अब बताइए सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 6, ये दोनों जब लाइट वहां गिराएंगे तो दोनों के बीच पाथ डिफरेंस कितना होगा, λ/2। दो सोर्स ले रहा हूं, सोर्स नंबर 1 ले रहा हूं और सोर्स नंबर 6 ले रहा हूं, और इसके बीच में पाथ डिफरेंस कितना है, λ/2 है ना। अगर दो सोर्सेस के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 होता है तो इंटेंसिटी कैसी होती है, मिनिमा होती है। दो सोर्सेस की बात कर रहा हूं, इंटरफेरेंस में कितने सोर्स थे, और दो के बीच में अगर पाथ डिफरेंस λ/2 था तो इंटेंसिटी कैसी थी, मैक्सिमा थी। यही पढ़ के आए हो, दो सोर्सेस के बीच में पाथ डिफरेंस λ/2 तो क्या होता है, यानी 1 और 6 वहां मिलेंगे तो यहां पर कैसी इंटेंसिटी बताएंगे, मिनिमा। अब जरा नीचे उतरिए, यहां सोर्स नंबर कौन मिला, यहां कौन मिला, 7। जितना 2 से नीचे उतरे, 1 से नीचे उतरे, उतना 6 से नीचे उतरे, तो 2 और 7 के बीच में कितना पाथ डिफरेंस है, फिर λ/2 है, तो 2 और 7 के बीच में भी कितना है, λ/2। यहां भी कैसा मिलेगा आपको, मिनिमा। 3 और 8 λ/2 मिनिमा। ये जितने भी पेयर है ना, वो वहां जाकर के इंटेंसिटी कैसी बनाएंगे, मिनिमा। तो ओवरऑल सब पेयर को मिला देंगे तो यहाँ इंटेंसिटी कैसी हो जाएगी, यहाँ पर डार्क होगी कि ब्राइट होगी, डार्क। फिर समझ में आई बात नहीं आई। एग्जाम्पल, ये 12 लोग गए हैं घूमने घामने, ये हस्बैंड वाइफ है, नंबर 1 नंबर 6 बैठे हैं एक जगह, बातें करेंगे, लगभग नहीं करेंगे, पुराने हैं थोड़ा सा, नहीं छोड़ दीजिए, पुराने हैं। बहुत ज़्यादा हो गए थे, क्या कहियो, कुछ और खिलवा दो, ज़्यादा पैसा ना खर्ची नो, हम घर में बना देवे। चुप्पे बैठे हैं, 2 और 7 चुप्पे बैठे हैं, 3 और 7 चुप्पे बैठे हैं, तो वहाँ पर शोरगुल होगा कि बहुत उधम होगा, बात तो दोनों एक ही है ना, शांति रहेगी ना। तो इसीलिए वहाँ इंटेंसिटी कैसी होती है, समझ में आ गई बात। तो इसीलिए इंटरफेरेंस में, सॉरी डिफ्रैक्शन में, जब पाथ डिफरेंस लैम्डा था तो इंटेंसिटी कैसी थी, मिनिमम था ना। तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। डिफ्रैक्शन में ऐसा क्यों हो रहा है। अब जरा मैक्सिमा का केस समझ लीजिए। दूसरा केस हमने क्या बताया कि अगर पाथ डिफरेंस कितना था, पहला 3 λ/2 था ना, 3 λ/2, तो यहां पर इंटेंसिटी कैसी होगी, क्यों होगी भाई। अब जरा उसका तरीका समझ लीजिएगा। यहां पर स्क्रीन थी, यहां पर सोर्सेस थे, आप यहां सोर्सेस मान लीजिए 99, 100 मान लीजिए, यहां मान लीजिए 100, ठीक है। नंबर देखिए, यहां से आपने लाइट डाली, ध्यान से समझिएगा, यहां से लाइट डाली और यहां से लाइट डाली, ये पाथ डिफरेंस कितना लिया आपने, 3 λ/2। ऐसा करिए, इसके आप 3 भाग कर दीजिए, ये भाग, सोर्स नंबर 1, सोर्स नंबर 100, सोर्स नंबर 33, सोर्स नंबर 66, वो 1-2 कम ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं 33 से मिला दूं तो ये λ/2 होगा, यहाँ से मिला दूं तो ये 2 λ/2 होगा, यानी ये λ/2, ये 2 λ/2, ये 3 λ/2। अब बताइए, सोर्स नंबर 1 और सोर्स नंबर 33, 1 और 33 में कितना पार्ट डिफरेंस है, λ/2। कितने सोर्स हम ले रहे हैं यहाँ पर, 2 ले रहे हैं ना, 1 और 33, λ/2। तो ये दोनों वहां अगर मिलेंगे जाकर के तो इंटेंसिटी कैसी होगी, मतलब चूंकि पहले मिनिमा था तो मैक्सिमा हो जाएगा, कैसी होगी इंटेंसिटी, मिनिमा। ये मिनिमा हो गया, ठीक। अच्छा थोड़ा नीचे उतरिए, इधर देखिए, सोर्स नंबर 2 और सोर्स नंबर 34, 2 और 34, कितना पार्ट डिफरेंस, λ/2, इंटेंसिटी मिनिमा। इसी प्रकार से बिल्कुल नज़दीक आओगे, यहाँ 32 आएगा और यहाँ पर मान लीजिए 66 आएगा, ऐसे कुछ आएगा, ठीक है। तो λ/2 पार्ट डिफरेंस, तो इंटेंसिटी कैसी होगी, यानी 1 से लेकर के 66 तक जो जोड़े थे उनके बीच में पार्ट डिफरेंस कितना था, वहां पर इंटेंसिटी कैसी हो रही थी। अब जरा समझिएगा, 67 के बाद आपको अगर λ/2 चाहिए तो सोर्स कहाँ होना चाहिए, 100 के नीचे होना चाहिए ना।
तो 67 का कोई जोड़ा आपको मिल रहा है, यानी 67 के साथ कोई ऐसा जोड़ा नहीं मिल रहा है जिनका पाथ डिफरेंस λ/2, 68 के पास नहीं मिल रहा है इनका कोई भी जोड़ा। तो ये सब वहां क्या करेंगे जाकर के, इंटेंसिटी अपनी अपनी जाके क्रिएट करेंगे। तो ये जो 1/3 पार्ट है वहां जाके के क्या क्रिएट करते हैं, मैक्सिमा। तो आपको यहाँ क्या दिखाई पड़ता है, मैक्सिमा। जैसे 1 से लेकर के 66 तक तो ये जोड़े गए हैं और ये लौंडे गए हैं सब अलग अलग ओ कर रहे। अब वो ये तो जोड़े बैठे हुए हैं, घड़ी में सर फोड़े, वहां गए जोड़े तो वहां भी सर फोड़े, चुपचाप बैठे हैं आराम से, ठीक है। और ये जो नीचे हैं इनका कोई जोड़ा, जो इंटेंसिव एग्जाम में कर ये वो अपना हुड़दंग करते हैं, क्या क्यों कर रहे हैं उनको खुद नहीं मालूम है, हैं। 1 का हो गया ना इसके साथ λ/2। अगर 1 का इधर बनेगा भी तो पार्ट डिफरेंस नहीं आएगा ना वो, अगर नहीं तो 30 भाई साहब 1 के साथ ये आ गया ना कि अब ये इन्हों के साथ खेलेंगे क्या, मतलब तुम क्या चाहते हो, मतलब 1 की वाइफ 33 और 33 का फ्रेंड 67। ये तो वही हो जो फेसबुक में होती है, वो जाती है हस्बैंड साथ पीछे इसे बॉयफ्रेंड को ऐसे करती हैं, देखो बहुत सारे वीडियो पड़े रहते हैं, मतलब वो बनाए जाते हैं, अलग की बात है। भाई 1 का जोड़ा किसके साथ है, हैं। हम टीचर हैं, हम पढ़ाने के लिए सब कुछ देखते हैं, ठीक है, लेकिन गंदगी नहीं सर्च करते हैं, उसमें गंदगी नहीं देखते हैं, उसमें अपनी साइंस देखते हैं कि कोई चीज़ पढ़ाने में काम आ जाए हमारी। 1 का जोड़ा किसके साथ बना था, 33 के साथ। तो भैया क्या 1 33 भी जा करके 67 के साथ भी जोड़ा बनाएगा, क्या मतलब है तुम्हारा अजीब आदमी हो यार। अगर चलिए ठीक है, अगर 1 मिनट बस, अगर 33 67 के साथ बना भी लिया, 33 67 बना भी लिया तो पाथ डिफरेंस λ/2 नहीं होगा, नहीं समझे। अरे भाई कहाँ रहा λ/2, λ/2 66 तक की तो है, चेंज हो जाएगा। तो एग्जैक्ट λ/2 में मिनिमा होता है ना, कुछ चेंज हो जाएगा ना, नहीं समझे। हो सकता है हस्बैंड वाइफ ये दोनों गए हो, उसका कोई भतीजा भी गया हो, वो हुड़दंगा ही कर रहा है, बाहर नहीं रहा, चुप रहो, हाँ चाची तुम चुप रहो, हम ना चुप रहा, हम तो चिल्ला। तो ये जो 33 है ना, ये जाके वहाँ कैसी इंटेंसिटी क्रिएट करते हैं, मैक्सिमा। इसीलिए वहाँ पर अब लॉजिक पकड़ में आया, ये लॉजिक पूछा नहीं जाता है, ये लॉजिक लिखना भी आपको नहीं है। कभी कभी पढ़ाते वक्त अगर आप किसी को बता रहे हैं और किसी ने पूछ लिया ऐसा क्यों होता है, तो ये समझाने के लिए है, एग्जाम्पल आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मुझे जो अच्छा लगा वो मैंने समझा दिया, ठीक, थैंक यू।